तो दोनों चीज को ध्यान देना है। खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन, लेकिन स्ट्रक्चर और फंक्शन बताने वाला व्यक्ति स्ट्रासबर्गर। तो ये ध्यान देना है। अब यहां कहता है, जो हमने कहा कि क्रोमैटिन नेटवर्क जो है वो बना हुआ किससे? डीएनए और प्रोटीन से। और डीएनए हमने कहा कि पृथ्वी पर जीवन चल रहा है इसी डीएनए से। डीएनए बना था तभी जीवन बना था, और इसलिए डीएनए को एक इंपॉर्टेंट मटेरियल के तौर पर देखते हैं जिसको आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, जो लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। ध्यान देना है, यहां लिखा गया उपचय तथा अपचय को सम्मिलित रूप में उपापचय का मतलब मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। तो ध्यान देना है। अब यहां कहता है कि एक्टिव सेल में क्रोमैटिन नेटवर्क छोटा और मोटा हो जाता है और तब उसी नेटवर्क का नाम बदलता और कहलाता है क्रोमोसोम। तो एग्जाम में पूछेगा कि गुणसूत्र कहां रहेगा? केंद्रक में रहेगा। गुणसूत्र कहां रहेगा? गुणसूत्र किससे बना? क्रोमैटिन नेटवर्क से बना। जो पहले धागा के रूप में था वो छोटा हुआ और मोटा हो गया और ऐसे दिखेगा। ये एक गुणसूत्र का टिपिकल चित्र है। तो नॉर्मली ये इस तरह से बना होता है ऐसे। तो ये एक गुणसूत्र है और इसी को यहां पर 3 डायमेंशनल दिखाया गया और इस रूप में बन जाएगा वही धागा जो पहले नॉर्मल धागे के रूप में उलझा हुआ दिखता है। और जब ऐसा बन जाता है तो नेटवर्क का नाम बदलता और कहलाता क्या है? क्रोमोसोम। जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो ध्यान रखना है। एक इसको याद रखना है, क्रोमोसोम का ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है? टेलोमियर। एक ध्यान रखना है कि जहां पर क्रोमोसोम का दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़ता है उसका नाम सेंट्रोमियर। यह पूछा है कई बार एग्जाम कि क्रोमोसोम का 2 धागा जहां पर आपस में ज्वाइंट होता है उसका नाम सेंट्रोमियर। यहां पर सिस्टर क्रोमैटिड्स है, दोनों क्रोमैटिड्स है। लॉन्गर आर्म है, ये छोटा एरिया इसलिए शॉर्ट आर्म है, ये बड़ा आर्म है इसलिए लॉन्गर आर्म। तो टेलोमियर और सेंट्रोमियर, यही 2 चीज आपको ध्यान रखना। यहां पर आगे बढ़ें तो क्रोमोसोम से संबंधित जो इंपॉर्टेंट तथ्य है कि क्रोमोसोम सब दुनिया में किसने दिया? वाल्डेयर ने दिया। याद रखना इसको। जबकि क्रोमोसोम खोजा किसने? हॉफमिस्टर ने। तो दोनों टर्म में कंफ्यूजन होता है, लोग खोजकर्ता मान लेते हैं इसको, लेकिन एक्चुअली ये खोजकर्ता नहीं है, सिर्फ नामाकरण किया है, इसको क्रोमोसोम कहा जाएगा। लेकिन पहली बार देखा और खोजा किसने? हॉफमिस्टर। यहां लिखा गया कि क्रोमोसोम की संख्या जीवों की पहचान होती है, मतलब ये एक यूनिक आईडी है। ये ध्यान रखना है। क्या है ये? यूनिक आईडी है। जैसे आधार नंबर आपका यूनिक आईडी है। एक आधार नंबर एक व्यक्ति का होता है, दूसरा नहीं होता, और उसके जैसा मैच दूसरा नहीं करता। वैसा ही एक आईडी है पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों का, और वो आईडी ये है कि हर जीव में, चाहे पौधा या जानवर, गुणसूत्र की संख्या फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, और उसी के आधार पर जीवन का स्वरूप होता है। जैसे पृथ्वी पर जितना भी मानव है उन सभी में 46 गुणसूत्र ही होता है। तो जिस सेल में 46 गुणसूत्र होगा वो मानव कोशिका होगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे वो इंडिया का आदमी हो चाहे अमेरिका का आदमी हो। अगर उसके बॉडी से सेल निकालेंगे 46 गुणसूत्र मिलेगा। और इसलिए कहा जाता है कि गुणसूत्र एक जीव की पहचान है। खोज होता है बहुत सारा चीज, रिसर्च में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे में, भूगर्भ विज्ञान में, फॉसिल विज्ञान में जिसको प्लेंटोलॉजी कहते हैं, तो मिल जाता है बाल लाखों बरस पुराना। अब वो बाल किसका है ये पता किया जाता है और पता लगा लेता है मानव की किसका बाल है। तो पता किससे लगता है? इस गुणसूत्र की संख्या से लगता है, क्योंकि यही पहचान है। तो ये ध्यान देना है। और कहता है कि अलग अलग जीवों में इसकी संख्या अलग अलग होती है, मतलब 2 डिफरेंट जीव में सेम क्रोमोसोम संख्या नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं होगा। ये ध्यान देना। और अगर गुणसूत्र की संख्या बदल गया तो जीव बदल जाएगा। 46 से 47 होगा तो मानव नहीं रहेगा, या 46 से 45 हो जाएगा तो मानव नहीं रहेगा, कोई और गुण आ जाएगा उसमें। और इसलिए क्रोमोसोमल चेंज एक बड़ा चेंज होता है। जैसे अभी कोरोना 19 का बात आया तो उसमें किया क्या? डीएनए को चेंज कर दिया। जो नॉर्मल वायरस था उसको मैनिपुलेट किया और डीएनए के सीक्वेंस को चेंज कर दिया। तो देखते हैं कि स्वरूप बदल गया। एक नॉर्मल खांसी जुकाम वाला वायरस जानलेवा बन गया। और यही होता है, जैसे नॉर्मल सिंड्रोम जो क्रोमोसोम का है, मेल का ये होता है XY। ये क्या है? मानव के मेल का गुणसूत्र है। अब इसी में XY हो जाए किसी का
तो एक बीमारी हो गया उसको, और तब कहते हैं इसको क्रिमिनल सिंड्रोम। कौन सिंड्रोम? क्रिमिनल सिंड्रोम। और ऐसे व्यक्ति जो इनका हो जाएगा XY, तो किसी को गला काटने में थोड़ा भी वो हिचकेगा नहीं, थोड़ा भी परहेज नहीं होगा, उसको कत्लेआम कर देगा, 50-100 आदमी का मार देगा, कोई पता भी नहीं लगेगा, उसको थोड़ा भी सिकन नहीं आएगा चेहरे पर। वो कौन करवा रहा है? ये बाई गुणसूत्र करवा रहा है उससे। तो ध्यान रखना है, गुणसूत्र चेंज होगा, कैरेक्टर बदल जाएगा। और इसलिए कहा गया कि जीवों में गुणसूत्र का क्या है? पहचान एक जीव का गुणसूत्र की संख्या से होता है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है कि ह्यूमन में कितना? 46 या 23 पेयर, एस्कैरिस में सबसे कम होता है 2 और सबसे ज्यादा होता है रेडियोलेरियंस में 1500। तो इतना आप पहले ध्यान देंगे बेसिक तौर पर। अब आगे चलें तो कहता है कि जो गुणसूत्र है उसमें 2 कंपोनेंट होता है, डीएनए और एक प्रोटीन जो हो रहा है वो प्रोटीन स्पेशल प्रोटीन है। नाम याद रखना है, कौन प्रोटीन? एग्जाम में पूछा है कई बार कि क्रोमोसोम में कौन सा प्रोटीन होता है, तो क्या कहेंगे? हिस्टोन प्रोटीन। आगे पढ़ें तो कहता है कि क्रोमोसोम 2 तरह का होता है, एक क्रोमोसोम ऑटोसोम या बॉडी क्रोमोसोम या सोमैटोसोम। तीनों नाम याद रखना, नाम चेंज करके देगा आपको ऑप्शन में। आगे बढ़े तो कहता है कि यह शरीर का निर्माण करता है, मतलब बॉडी के निर्माण का जो सारा कोडिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम है गुणसूत्र। जैसे मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज है, कई तरह का फंक्शन है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो डाल दिया मोबाइल में वही सिस्टम पर काम करेगा। इस रूप में यहां सिस्टम डाला हुआ है, और सिस्टम जो डाला वो ये गुणसूत्र में है, और गुणसूत्र डिसाइड करेगा कि बॉडी कैसा होगा, बॉडी लंबा होगा, मोटा होगा, काला होगा, गोरा होगा, ये डिसाइड करेगा। आदमी के जैसा होगा कि बंदर के जैसा होगा, कैसा होगा वो ये डिसाइड करेगा। इसलिए वह गुणसूत्र जो शरीर के निर्माण का कार्य करे, जिसके द्वारा शरीर निर्माण, उसको ऑटोसोम कहेंगे या सोमैटोसोम या बॉडी क्रोमोसोम। और एक है सेक्स क्रोमोसोम जो सेक्स सेल के निर्माण का कार्य करता है। इसका एक ही काम है, सेक्स सेल बनाना, और सेक्स सेल को गैमिट कहा जाता है। सेक्स सेल को क्या कहते हैं? गैमिट। और गैमिट मेल और फीमेल में अलग अलग होता है, ये ध्यान देना है। मेल में हम कहते हैं स्पर्म और फीमेल में ओवा। तो ये 2 चीज जो बनता है, इसी के लिए सेक्स क्रोमोसोम की जरूरत पड़ती है। और इसकी जरूरत ये गैमिट का इसलिए कि जानवर या पौधा क्या करे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तभी इसकी जरूरत पड़ेगी। ये सेक्सुअल में इसकी कोई रोल नहीं है, कोई गैमिट की जरूरत नहीं है, कोई सेक्स क्रोमोसोम की जरूरत नहीं। तो ध्यान देना है कि सेक्स सेल बनाता है गैमिट के रूप में, और इसी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कहता है कि यह मेल तथा फीमेल में समान संख्या में लेकिन अलग अलग रूप में पाया जाता है। जैसे मेल में XY और फीमेल में XX, ये ध्यान देना। कहते हैं कि ऑटोसोम सभी शरीर में, सभी जानवर में, सभी मानव में एक ही जैसा होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि शरीर सबका एक बनाना है। दूसरा कि संख्या फिक्स है, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम संख्या तो बराबर होगा, 2-2 दोनों में है, लेकिन स्वरूप अलग होगा। एक में XY है तो दूसरे में XX, और अंतर सिर्फ एक गुणसूत्र का है। इसका जो बाई के जगह पर X आ गया है, तो मेन जो डिफरेंस है बाई गुणसूत्र का, ये आपको ध्यान देना है, बाकी कोई अंतर नहीं। तो एग्जाम में पूछ दे कि मेल और फीमेल में अंतर स्थापित कौन करता है, तो बाई क्रोमोसोम करता है। बाकी तो सब कुछ है ही, X यहां भी है, X यहां भी है, लेकिन ये बाई गुणसूत्र फीमेल में नहीं है, सिर्फ मेल में है। और इसलिए जब हम मानव के गुणसूत्र का समूह लिखते हैं तो मेल में 22 जोड़ा जो सोमैटोसोम है और XY सेक्स क्रोमोसोम है, फीमेल में 22 जोड़ा, ये दोनों बराबर है। यहां पर फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम अलग है जो XX के रूप में। अब यहां से आगे बढ़ें तो कहता है कि जब गुणसूत्र जोड़े में होता है, जब गुणसूत्र क्या होता है? जोड़े में होता है, पेयर्ड होता है, तो ऐसे सेल को द्विगुणित कोशिका या डिप्लॉइड सेल याद रखना है। और इसको 2n से सूचित किया जाता है, मतलब एक सेल लिख दे और बगल में 2n लिख दे तो समझना है डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड सेल अगर मानव का है तो इसमें 46 गुणसूत्र होगा, 23 पेयर के रूप में रहेगा। तो यहां इसलिए लिखा जाता है 23 पेयर, जोड़े में है, और जोड़ा में है तो नाम क्या है? हैप्लॉइड सेल।
आगे देखें, करा जब गुणसूत्र एकल या सिंगल होता है, मतलब पेयर्ड नहीं होगा, अगुणित होगा, तो कहलाएगा हैप्लॉइड सेल। और हैप्लॉइड सेल को एन से सूचित, कह दे कि एक मानव का सेल है जिसको एन से सूचित किया, गुणसूत्र कितना, तो 23, क्योंकि 46 डबल वाला में है तो आधा वाला में कितना है, 23 है। तो ध्यान रखना 24 46 जो होगा वो डिप्लॉइड सेल में होगा और हैप्लॉइड सेल में 23 होगा। और हैप्लॉइड सेल मानव में 2 ही होता है, एक स्पर्म और दूसरा ओवा। स्पर्म किस में बनता है, मेल में, जो मेल गैमिट है। अब जब आधा करेंगे तो ये 46 आधा होगा तो कितना बनेगा, 23, और 23 आधा होगा तो कैसे होगा, 22 और प्लस x या 22 प्लस y, ये मेल में, उसी को यहाँ लिखा गया है 22 प्लस x और 22 प्लस y। लेकिन फीमेल में कुछ नहीं है, एक ही है 22 प्लस 1, क्योंकि y तो है नहीं, तो जो भी ओवा होगा वो एक ही तरह का होगा। तो पूछ दे कि मानव में मेल में स्पर्म कितने तरह का, 2 तरह का, किस आधार पर, गुणसूत्र के आधार पर, और ओवा कितने प्रकार का, 1 प्रकार का, गुणसूत्र के आधार पर। इसलिए ध्यान देना है। अब कह रहा है कि क्रोमोजोम का स्पष्ट चित्र, ये याद रखना है मेटाफेज स्टेज को, कई बार पूछा गया है। सेल डिवीजन जब होता है तो प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, मेटाफेज, तो जब मेटाफेज आ जाता है तो वही क्रोमैटिन नेटवर्क जो स्ट्रैंड आपको दिख रहा था मोटा और छोटा, सिस्टर क्रोमैटिड्स के रूप में, उस रूप में आ जाता है। और उसी समय वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप लगा करके इंतजार करते रहते हैं कि कब ये गुणसूत्र बनेगा, और जिस समय बनेगा वो मेटाफेज स्टेज होता है, और इसलिए उसी समय गुणसूत्र का अध्ययन ज्यादा किया जाता है। तो एग्जाम में कॉन्सेप्चुअली पूछे कि स्पष्ट चित्र कब दिखेगा, और ये पूछे कि गुणसूत्र को कोई व्यक्ति अध्ययन करना चाहता है तो किस स्टेज में उसको देखना चाहिए, मेटाफेज स्टेज में, क्योंकि इस समय आकर के पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब इसी गुणसूत्र से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग का निर्धारण, जो रिप्रोडक्शन में भी देखते हैं कि एक मानव में या एक जानवर में बच्चा, बेबी, मेल और फीमेल क्यों होता है, किसके कारण होता है। और ये ध्यान देना है कि मेल का गुणसूत्र भी पढ़े कि 22 प्लस, और फीमेल का 22 प्लस x। और ये हमने कहा था कि गुणसूत्र आधा होगा, हैप्लॉइड सेल बनेगा, और उसके लिए ये क्रिया होता है जिसका नाम गैमिटोजेनेसिस है। तो गैमिटोजेनेसिस मतलब गैमिट बनने की प्रक्रिया, और जब गैमिट बनेगा तो मेल में स्पर्म बन जाएगा, फीमेल में ओवा बन जाएगा। स्पर्म में हमने कहा था 2 तरह का गुणसूत्र है, 22 प्लस x और 22 प्लस, यहां एक ही तरह का है 22 प्लस 1। अगर ये स्पर्म इसके साथ जाएगा तो ये बेबी बनेगा, ये स्पर्म इसके साथ जाएगा, ये जाएगा इसके साथ तो ये बनेगा, और ये जाएगा इसके साथ तो ये बनेगा। तो 22 पेयर प्लस x और 22 प्लस x 22, तो ये बनेगा तो बेबी फीमेल, और ये बनेगा तो बेबी, मतलब मेल किसके कारण हो रहा है, और बाई है किसके पास, स्पर्म के पास, ओवा के पास तो बाई है ही नहीं। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे का लिंग पिता के या पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। तो एग्जाम में पूछ दे कि एक बच्चे का लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र के आधार पर, तो उसके पिता के गुणसूत्र के आधार पर। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब आगे चलें तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव। अभी पढ़े थे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच के द्रव को साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब यहां क्या कि ये सेल है, ये केंद्रक झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली, ये बीच वाला द्रव साइटोप्लाज्म, यहां लिखा हुआ है यहां से यहां तक, और इसके अंदर जो द्रव है वो, और इन दोनों को जोड़ दें तो कहलाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। यहां लिखा गया साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म बराबर प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया एक वैज्ञानिक ने जिसका नाम है जेई पुरकिंजे। प्रोटोप्लाज्म का मतलब जीव द्रव, एक केंद्रक द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब, प्रोटोप्लाज्म का मतलब जीव द्रव। ये द्रव हिंदी में याद रखना, ये केंद्रक द्रव, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव, और यहां पर जीव द्रव। तो जीव द्रव में कौन कौन मिला हुआ है, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। तो ध्यान रखना है, कभी कभी इक्वेशन के रूप में दे दिया है कि प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियोप्लाज्म हटा दें तो क्या बचेगा, साइटोप्लाज्म बचेगा।
या साइटोप्लाज्म क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियोप्लाज्म को हटा देंगे तो साइटोप्लाज्म बचेगा। तो ये आपको क्वेश्चन देगा कंफ्यूजन के तौर पर। आगे देखें, एक स्टेटमेंट आया है यहां पर कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। ये एक बड़े वैज्ञानिक का कथन है जिनका नाम हक्सले, और ये कई बार पूछा गया है कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, किसका कथन? हक्सले का। क्यों कहा, इसको समझना, क्योंकि जीवन का आधार बोल रहे हैं, मतलब जीवन जो पृथ्वी पर चल रहा है इस लिक्विड से चल रहा है। अगर लिक्विड को हटा दिया जाए तो कुछ भी जीवित नहीं बचेगा, क्योंकि जिंदा रहने के लिए कुछ क्रियाएं होती है, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, पाचन क्रिया, प्रजनन क्रिया, और ये जितना क्रिया है वो सब इस लिक्विड में ही होता है। हमें लगता है कि सांस ले रहे हैं वो फेफड़ा में जा रहा है, लेकिन एक्चुअली वो ऑक्सीजन सेल के साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में जा करके एटीपी का निर्माण करता है। अगर ये लिक्विड ही हट जाएगा तो क्रिया ही नहीं होगा। तो इसके इंपॉर्टेंस और फंक्शन को देखते हुए हक्सले ने कहा कि प्रोटोप्लाज्म जीवन का आधार है, इसी पर जीवन टिका हुआ, ये हटा देंगे और जीवन पृथ्वी पर से खत्म हो जाएगा। और जब इसको स्टडी किया तो पाया कि इसमें सबसे ज्यादा जल होता है, कितना? 70%, और इसीलिए जल को जीवन माना जाता है। तो जल ही जीवन है, यहीं से आता है कॉन्सेप्ट। और इसीलिए हमने कहा कि जल ढूंढ रहे हैं लोग, कहीं जल मिलेगा तो जीवन क्रिएट होगा। तो ध्यान रखना है कि इस इंपॉर्टेंट लिक्विड में मैक्सिमम पार्ट में जल है। इसके अलावा इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यौगिक होते हैं, जिसमें ऐसे ऐसे एलिमेंट मौजूद रहते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें एलिमेंट के रूप में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, जो बराबर पूछा जाता है। लेकिन अगर इसको आप सुखा दें, मतलब वेपोराइज कर दें, पानी उड़ जाए पूरा, तो जो बचेगा वो क्या होगा? जैसे ऑमलेट देखते होंगे, ऑमलेट बनाते होंगे लोग, तो अंडा एक सेल है, अभी हमने कहा था, और सेल में साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये सब है। लेकिन जब तवे पर जाता है तो वेपोराइज होता है, तो बहुत चीजें उड़ जाता है वेपर के रूप में, और बाकी फिक्स करता है। तो जो बच गया उसमें क्या है? कार्बन ज्यादा है, क्योंकि पानी तो उड़ गया वेपर बन के, उड़ेगा तो ऑक्सीजन भी निकलेगा। तो ये ध्यान देना है। अब यहां के बाद कहता है कि इसके अंदर जीवन में होने वाली सभी क्रियाएं संपन्न होती है, इसलिए इसको जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। कहता है लसलसा चिपचिपा गाढ़ा पारदर्शी पदार्थ है, लेकिन गर्मी देने पर, हीट देने पर ये अपने ट्रांसपेरेंसी को खो देता है, लॉस्ट कर देता है। तो ध्यान रखना है। कह रहा है कोशिका की सभी क्रियाएं इसी द्रव में संपन्न होता है, जो हमने पहले बोला आपको। तो यही प्रोटोप्लाज्म की बात। सबसे ज्यादा कौन मटेरियल है? ऑक्सीजन है। ड्राई मटेरियल में सबसे ज्यादा प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? खोजा किसने? जेई हक्सले ने कहा कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म में कौन कौन लिक्विड है? साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा मटेरियल के तौर पर जल है, ये ध्यान देना है। अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन अंग है, ये ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछेगा कि कोशिका का श्वसन अंग कौन है। जैसे हमारा श्वसन अंग फेफड़ा है और सेल का श्वसन अंग माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि हमारे अंदर जो श्वसन होता है उसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोला जाता है, कोशिकीय श्वसन। और सेलुलर रेस्पिरेशन में सेल के अंदर जो श्वसन का काम होना है वो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा संपन्न होगा। मतलब ये समझना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल में विकसित हुआ है सिर्फ श्वसन के लिए हुआ है और इसका कोई रोल नहीं है। और इसलिए जो पुराने जीव थे जो पृथ्वी पर पहली बार आए, कौन आया था पहला जीव? आर्कियोबैक्टर। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, पूरे बैक्टीरिया वर्ग में किसी के पास नहीं है। बाद में डेवलप हुआ तो माइटोकॉन्ड्रिया बना और श्वसन का स्वरूप बदल गया, अनऑक्सी से ऑक्सी हो गया। पहले ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, अब ऑक्सीजन लेने लगा। वो सारा भूमिका इसी का है। तो यहां पर आपको स्पष्ट दिख रहा है जो आपको यहां बताया गया, यही चीज को यहां दिखाए हम। तो ध्यान देना है कि दो लेयर है, एक बाहरी लेयर है आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर लेयर जो यहां भी दिख रहा है। एक बाहरी लेयर और एक अंदर का लेयर। अंदर का लेयर में फोल्ड है, देख रहे हैं ऐसे मुड़ा हुआ है, ऐसे इस प्रकार से फोल्डिंग होता है और इस फोल्डिंग का नाम क्रिस्टी है। क्या नाम है जो यहां दिखाया गया है? क्रिस्टी है।
यहां पर जो लिक्विड भरा हुआ अंदर में, इसके अंदर में द्रव है बीच बीच में यहां, तो लिक्विड भरा हुआ है ये सब पूरा, और लिक्विड का नाम क्या है, यहां भी मैट्रिक्स है। तो ध्यान रखना है मैट्रिक्स, तो पूछा है कई बार कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के द्रव को मैट्रिक्स कहते हैं। यहां पर एक चित्र में ये नहीं दिखा है, ये डीएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, कई एग्जाम में पूछा है। अभी हमने कहा कि डीएनए कहां होता है, तो न्यूक्लियस में होता है, मेन उसका घर न्यूक्लियस है। लेकिन न्यूक्लियस के अलावा दो इंपॉर्टेंट लोकेशन और है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट। जो डीएनए पढ़े होंगे जीन एक्शन, तो वहां बताया गया था कि तीन इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जिसमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियस में, और यहां माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। और इसीलिए इसको एक उपमा दिया जाता है कि यह सेल के अंदर का सेल है, सेल के अंदर का सेल है। सेल विद इन सेल के रूप में पूछ देगा कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और ये एक अंडेकार ओवल संरचना, क्रिस्टी के ऊपर एक टेनिस रैकेट के समान संरचना होता है, जिसको F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, सब नाम स्ट्रक्चर से बहुत सवाल पूछेगा। अब इसका फंक्शन की बात करें तो फंक्शन हमने बता दिया कि श्वसन का काम है। और श्वसन में करेगा क्या, तो श्वसन में यह ग्लूकोज को तोड़ेगा और एटीपी का निर्माण करेगा। और कितना एटीपी, 30 एटीपी। और प्रक्रिया जो होगा इसके अंदर, उसका नाम क्रेब्स साइकिल। तो एग्जाम में पूछेगा कि क्रेब्स साइकिल कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और क्रेब्स साइकिल के दौरान ग्लूकोज के टूटने से कितना मिलता है, 30 एटीपी मिलता है। और 30 एटीपी मिलने के कारण इसको पावर हाउस कहा जाता है, एग्जाम में पूछता है। क्योंकि पावर हाउस का काम है एनर्जी बनाना, और ये टोटल काम एनर्जी बनाने का ही कर रहा है। कई बार पूछा है एग्जाम में, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले खोजा अल्टमैन एंड कोलिकर ने, नामाकरण किया बायोप्लास्ट के रूप में अल्टमैन ने, और माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया बेंडा ने। तो 3-4 पॉइंट है, खोजकर्ता अल्टमैन एंड कोलिकर, माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंडा ने दिया, अल्टमैन ने इसको क्या नाम दिया, बायोप्लास्ट। ये ध्यान रखना है कि ये जो बना है वो मुख्य रूप से एनर्जी के लिए, और इसलिए शरीर में जहां पर ऊर्जा ज्यादा जरूरत होता है वहां माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा मिलेगा, जहां ऊर्जा कम जरूरत है वहां कम मिलेगा। तो हाथ पैर की मांसपेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा रहता है। सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हार्ट में रहता है, क्योंकि हार्ट सबसे ज्यादा काम करता है। एथलीट्स जो होते हैं, दौड़ने वाले जो फराटा दौड़ते हैं, मिल्खा सिंह जैसे लोग, तो उनके पांव के मांसपेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है। ध्यान रखना है कि जितना भी एथलीट्स होता है, एथलीट्स में भारत तो अभी बहुत पीछे है, 150 करोड़ वाला देश, लेकिन एथलीट्स में बहुत पीछे है। गोल्ड मेडल के लिए भारत तरसता है, जबकि छोटा छोटा देश गोल्ड मेडल की झड़ी लगा देते हैं। कारण क्या है, क्योंकि वहां पर एथलीट्स का चुनाव माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह के रिसर्च के बाद होता है। एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके मसल्स को चेक किया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया उसके शरीर में किस रूप में है, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तब उसको ट्रेन किया जाता है और तब वो काम करता है। यहां पर कोई चेकिंग नहीं होता है, सीधा हम लोग अनुभव के आधार पर किसी को खिलाड़ी बना देते हैं। तो वो उसमें बायोलॉजिकली वो क्षमता ही नहीं है कि वो दौड़ सके या काम कर सके। और इसलिए देखते हैं भारतीय वो खेल ज्यादा नहीं खेल पाते जिनमें स्टेमिना की जरूरत है। फुटबॉल टीम में बहुत फीसदी है, फुटबॉल 70 मिनट खेलने के लिए बहुत दमखम चाहिए, हॉकी खेलने के लिए बहुत ताकत चाहिए। तो ध्यान रखना है, इसलिए ज्यादातर यहां पर जो टेक्निकल साइंटिफिक काम नहीं होता, इसके कारण इससे प्रॉब्लम आता है। और उसमें वो चीज हम बता रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है एक एनर्जी इफिशियंसी को प्रोड्यूस करने में। और इसीलिए यहां पर हमने कहा कि पावर हाउस है, पावर हाउस के रूप में आपको ध्यान देना है। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया की बात। और हमने कहा कि सबसे ज्यादा किसमें होता है, हार्ट में होता है। अब यहां देखें तो दूसरा स्ट्रक्चर है कौन, गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी ये स्ट्रक्चर है जो यहां पर दिख रहा है आपको, सेल में ऐसे दिखेगा। हमने नॉर्मली बुक में ऐसे बनाया यही चीज को 3 फॉर्म, जिसमें हमने कहा एक सिस्टर्नी है, एक वेसिकल है और एक वैक्यूल है। तो ये ध्यान रखना है, यहां भी वेसिकल है, यहां सेक्रेटरी वेसिकल है, सिस्टर्नी है, और बीच बीच में वैक्यूल है। वैक्यूल मतलब खाली जगह। तो ये तीनों मिल करके काम करता है, ये ध्यान रखना है।
और इसलिए इसको गोल्जी बॉडी के जगह गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं। एपरेटस मतलब टूल होता है, उपकरण, और एक ऐसा उपकरण जो कई तरह के काम को संपन्न करने में मदद करे। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये खोजा था कैमिलो गोल्जी ने, और इसलिए इसका नाम उनके नाम पर क्या रखा गया, गोल्जी बॉडी। आगे देखें तो इसका फंक्शन जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान देना है कि खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी, और यहां पर लिखा गया 2-3 पॉइंट, ये याद रखना है तीनों को जो इंपॉर्टेंट है। मानव के आरबीसी में, बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में गोल्जी बॉडी नहीं होता है, तो ये ध्यान देना है। नॉर्मल सब में होता है, प्लांट और एनिमल में, लेकिन ये चूंकि प्रोकैरियोट है इसलिए इसमें नहीं है, और मानव का आरबीसी में तो न्यूक्लियस भी नहीं है अपवाद के तौर पर, और उस रूप में गोल्जी बॉडी भी नहीं है। ध्यान देना है कि सेल में बनने वाले पदार्थों को यह पैकिंग करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है। जो नॉर्मली एक फैक्ट्री में काम होता है कि फैक्ट्री प्रोडक्शन करती है और प्रोडक्शन के बाद उसको पैक करके डीलर के पास भेजती है, डीलर रिटेलर के पास भेजता है, और यही काम यहाँ गोल्जी बॉडी का है। और फैक्ट्री में यह काम एक मैनेजर करता है, प्रबंधक, और इसलिए इसको सेल का मैनेजर कहा जाता है, कोशिका का प्रबंधक। तो एग्जाम में पूछे कि कोशिका का प्रबंधक कौन, गोल्जी बॉडी। कोशिका का पावर हाउस कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए यहां लिखा गया मैनेजर ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल। कहता कि कोशिका विभाजन के समय सेल प्लेट का निर्माण करता है और स्पर्म के एक्रोजोम का भी फॉर्मेशन करता है। तो सेल प्लेट क्या होता है कि एक सेल है ऐसे, ये न्यूक्लियस है इसका, तो जब डिवाइड करना होता है, सेल को बंटना होता है, तो पहले एक डिमार्केशन लाइन खींचा जाता है। अब ये लाइन जो खींचा यही सेल प्लेट है, और ये सेल प्लेट टूटेगा और ये 2 भाग में बंट जाएगा। तो डिवीजन के समय इंपॉर्टेंटली एक स्ट्रक्चर है सेल प्लेट, जो एग्जाम में पूछा है कई बार कि कोशिका विभाजन के समय सेल प्लेट के निर्माण का कार्य कौन, गोल्जी बॉडी करता है। इसके अलावा ध्यान देना है कि स्पर्म का एक्रोजोम, ये कई बार पूछा है। तो ये अब आप एक मेल का स्पर्म है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया इसका, ये इसका न्यूक्लियस, और इसके ऊपर जो टिप है एरो टाइप का, यही एक्रोजोम गोल्जी बॉडी का। होता क्या है कि यहां ओवा रहता है ऐसे, ये फीमेल का ओवा, और ये इसमें टच करता है, तो ये पिन पॉइंटेड होता है, टच करता है, यहां पर ये छेद कर देता है, छेद करके ये घुसना चाहता है, तो छेद करेगा तो यहां पर रप्चर हो जाएगा, और ये वाला पार्ट अंदर चला आएगा, और ये फिर छेद बंद हो जाएगा। तो ये स्पर्म ओवा को फ्यूज करने के लिए इसका रहना जरूरी है, ये रहेगा तभी इसको छेद करके अंदर जा पाएगा, क्योंकि ये छेद जैसे ही टच करता है तो यहां एक एंजाइम निकालता है। कौन एंजाइम, कौन एंजाइम, किसी को याद नहीं है, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। ये एंजाइम निकलता है और ये डिजॉल्व हो जाता है ओवा, और डिजॉल्व होता है, न्यूक्लियस घुस जाता है, टेल पीछे छूट जाता है। तो ये ध्यान रखना कि एक्रोजोम जो काम कर रहा है इतना महत्वपूर्ण, ये भी किससे बना हुआ है, गोल्जी बॉडी से बना हुआ। तो इसलिए एग्जाम में पूछता रहता है कि स्पर्म का एक्रोजोम किसकी मदद से बनता है, तो क्या कहेंगे, गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है लाइसोसोम। खोजा इसको एक व्यक्ति ने, नाम है डी डूबे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि सिर्फ एनिमल में है, ये प्लांट में होता नहीं है, इसलिए इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है। ये केंद्रक के पास एक गोल संरचना है, यहां दिख रहा है, ये केंद्रक है, और केंद्रक के बगल में ये एक गोल संरचना जिसको बड़ा रूप में यहां दिखाया गया। तो ये बगल में है, साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है, और इसको बड़ा करते हैं ऐसे। अब इसी के अंदर सिंगल बॉल मेम्ब्रेन है और एंजाइम कॉम्प्लेक्सेज है, और इस एंजाइम का नाम यहां लिखा गया है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लिक्विड से भरा हुआ एक बॉल है, जैसे होली में बच्चे लोग बैलून में कलर भर देते हैं, उसी तरह से एकदम कलर भरा हुआ बैलून है, और वो कलर के रूप में यहां हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, जिसको नॉर्मली हाइड्रोलेजेज भी कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विड है, एक एसिड के जैसा, तेजाब के जैसा। ये फटता है तो ये लिक्विड बाहर आता है, और बाहर आकर के अपने आसपास के चीजों को नष्ट कर देता है, डिजॉल्व कर देता है।
तो ये ध्यान देना है, यही यहां पर लिखा गया है कि यह कोशिका का पाचन संबंधित कार्य करता है। मतलब जो भी चीज इसको पचाना है सेल को, तो ये एंजाइम निकलेगा और मटेरियल को पचा लेगा, पच जाएगा भोजन, काम खत्म हो गया। तो कभी कभी कॉन्सेप्चुअली पूछेगा कि कोशिका में पाचन अंग कौन है, तो लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर के द्रव को हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं या हाइड्रोलिजेज कहते हैं। यहां ध्यान देना है कि यह एंजाइम बाहर आता है और किसी भी कोशिका को क्या करता है, नष्ट कर देता है। लेकिन यह करता है एक विशेष परिस्थिति, मतलब जब शरीर को कोई नुकसान होने वाला रहेगा, किसी तरह का हार्मफुल मटेरियल है, उस स्थिति में टूटेगा और अपना काम कर देगा। लेकिन अपना काम करने के समय जब ये फटा तो लाइसोसोम भी क्या हो गया, समाप्त हो गया, मर गया ये। और लाइसोसोम कार्य करने के समय खुद अपना जान दे देता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। तो ध्यान देना है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल कौन है, लाइसोसोम। और ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो ध्यान देना है। आजकल जो रिसर्च चल रहा है जेरोंटोलॉजी में, बुढ़ापा का विज्ञान जो हमने कहा अमरता के लिए काम कर रहा है मानव, कि मानव की उम्र को 200 साल 300 साल किया जाए, और इस पर बहुत बड़ा रिसर्च हो रहा है। और उसमें रिसर्च में ये जानकारी मिल रहा है कि लाइसोसोम जब बुढ़ापा आता है तो ज्यादा फटता है, और ज्यादा फटता है तो बीच बीच में सेल डैमेज हो जाता है, और उसी कारण से झुर्रियां आने लगती है, सेल गैप हो गया, मांसपेशियां ढीली पड़ गई, और धीरे धीरे वो एजिंग की तरफ आदमी को लेकर चला जाता है। तो ध्यान रखना है, पूछ देगा कि सेल में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसके एक्टिविटी की वजह से बुढ़ापा आने का वजह माना जाता है, तो क्या कहेंगे, लाइसोसोम को माने। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है राइबोसोम। राइबोसोम में कोई संरचना नहीं है, क्योंकि ये सब दाना दाना जहां भी दिख रहा है सब राइबोसोम है। तो ध्यान रखना है, ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, दानेदार संरचना होता है ग्रैन्यूल्स के रूप में। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, खोजा इसको एक व्यक्ति ने, नाम याद रखना है, पलाडे। खोजकर्ता बहुत पूछता है सेल में, तो ध्यान देना है, कह रहा है दानेदार संरचना है जो कई जगह कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इतना जगह पर बीपीएससी में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछने का स्कोप है। यहाँ मल्टीपल चॉइस है, दे देगा राइबोसोम कहां कहां मिलेगा, तो ध्यान देना है कहां कहां है, कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर कहीं भी हो सकता है। कहता है कि यह दो प्रकार का होता है, एक 70S और एक 80S। एस का मतलब समझिए एक तौलने वाला, मेजरमेंट करने वाला इकाई है, मतलब एक बड़ा है एक छोटा, एक एडवांस है एक विकसित नहीं है। और एडवांस है एडवांस सेल में, और जो प्राचीन है सेल उसमें प्राचीन टाइप का है। तो ध्यान देना है कि ये 70S प्रोकैरियोट में होता है और यूकैरियोट में 80S होता है। एस मतलब स्वेडबर्ग यूनिट है। ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे में 70S, बाकी सब प्लांट और एनिमल्स में 80S। अब यहां जो है ये साइटोप्लाज्म राइबोसोम, उसका जो मेन आपको ध्यान देना है वो ये कि इसका कार्य, ये क्या कर रहा है, प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, और इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री मानते। होता क्या है कि प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से। कितना एमिनो एसिड चाहिए, 20 एमिनो एसिड चाहिए, और ये 20 एमिनो एसिड से हजारों प्रकार के प्रोटीन बनते हैं हमारे बॉडी में। मतलब ये रॉ मटेरियल है और प्रोटीन प्रोडक्ट है। तो ध्यान देना है, जैसे हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी में लेटर कितना है, और 26 लेटर से बड़े बड़े लिटरेचर लिखे जाते हैं, बड़े बड़े उपन्यास लिख देता है लोग। तो ये 26 लेटर को यूज करके, उसी तरह से 26 के जगह 20 लेटर है, और 20 लेटर है क्या, एमिनो एसिड। अब लेटर को चेंज करता है कौन, राइबोसोम। राइबोसोम एक दाना है ऐसे, और यहां पर mRNA रहता है, मैसेंजर RNA, और इस पर ये एमिनो एसिड है, इससे पार करता है, इसके हो करके, और पार करता है और इधर आकर के प्रोटीन बन जाता है। तो सीक्वेंस बनाता है। जैसे कि आप सिंपल लिखें कि एक वर्ड है 3 लेटर का, DOG, तो डॉग, डॉग मतलब कुत्ता, ये 3 ही वर्ड है, 3 लेटर है। और इसको उलट दें और GOD लिखें तो गॉड हो जाता है। तो यही एमिनो एसिड का जो 20 सीक्वेंस है, ये 20 को आगे पीछे करके, ऊपर नीचे करके जितना प्रोटीन बनाना है वो बनाता है। और ये सारा अरेंजमेंट करने का काम किसका है, राइबोसोम का। और इसलिए इसको प्रोटीन की, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, याद रखना। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो इंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। खोजकर्ता याद रखना है K.R. पोर्टर। यहां देखें, हमने कहा था कि न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, तो न्यूक्लियस को देखे थे पकड़ा हुआ था, तो यहां पर हमने इधर दिखाया, इधर भी रहता है ऐसे ऐसे, ये चारों तरफ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बांधे रहता है केंद्रक को, और बांधता है तो एक एंड इसका सेल को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और एक एंड सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज रहता है, और चारों तरफ से बांध के रखता है, क्योंकि न्यूक्लियस इधर उधर जाए नहीं। और ये बांधने का काम एक जानवर में कंकाल का होता है। किसका होता है? स्केलेटन का। जैसे हमारे शरीर में कंकाल है, और कंकाल क्या किया है? हमारे बॉडी के ऑर्गन को फिक्स किया। हमारे चेस्ट में फेफड़ा है, हृदय, और वो बंद है पिंजड़े में, हड्डियों के पिंजड़े में। मस्तिष्क है तो क्रैनियम में बंद है, वो इधर उधर नहीं जा सकता क्योंकि हड्डी में उसको बंद किया गया। तो यही काम एक सेल के तौर पर किसी को स्टेबल करने का, एक प्लेस करने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इसलिए इसको कोशिका का कंकाल कहा जाता है, ये याद रखना है, स्केलेटन ऑफ द सेल, जो एग्जाम में पूछेगा आपसे, ये ध्यान रखना है। जुड़ा हुआ किससे किससे? तो एक तरफ सेल मेम्ब्रेन से और दूसरी तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। यहां पर देखें तो ये एक ये तरह का, एक ये तरह का, मतलब क्या है कि एक पर डॉट डॉट ऐसे दिया गया है और एक पर डॉट नहीं है। जिस पर डॉट है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिस पर नहीं है वो स्मूथ है। और रफ पर जो है डॉट, वो एक्चुअली डॉट किसकी वजह से? राइबोसोम की वजह से। तो राइबोसोम जो दाना है वो जमा हुआ उस पर, यहां दिख रहा है कि ये डॉट है इस तरह से, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, डॉट डॉट इस पर। तो डॉट वाला रहेगा तो कहेंगे रफ है, और ये स्मूथ है, यहां डॉट नहीं है तो क्या कहला रहा है? स्मूथ है। यह न्यूक्लियस है जिससे बंधा हुआ है, उस रूप में यहां पर इसको दिखाया गया है। तो ध्यान देना है कि राइबोसोम जिस पर रहेगा वो रफ, नहीं रहेगा तो स्मूथ। और इस रूप में दो प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको ध्यान रखना है। कहता क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके सतह पर राइबोसोम पाया जाता है जो रफ में है, इसमें नहीं पाया जाता, स्मूथ है। कह रहा है कि रफ वाला प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जगह उपलब्ध कराता है। ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट हो गया बीपीएससी जैसे एग्जाम के लिए। प्रोटीन की फैक्ट्री सबको याद रहता है, कौन? राइबोसोम। लेकिन ये पूछे कि उस फैक्ट्री लगाने के लिए सेल में जगह कौन देता है?